A healthy immune system is equals to a healthy body. A very good afternoon to all my dear Homo sapiens. Welcome back to Clara classes. This is Muskan Gupta, your biology mentor. So, our immunity and immune system, we are hearing this word a lots of time in a day, right? Especially during this pandemic. Even a 10-year kids know that to save us from COVID, we have to strengthen our immunity. But do we actually know the meaning of immunity? Do we actually know the mechanism of immune system? No. So today in this session, we are going to discuss about the mechanism of immune system and how does it works. As you can see, a structure, a human structure defining a lots of nerve cells and a heart. You know, दिल जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, right? चलिए, starting with the immunity system, सबसे पहले हमें समझना होगा कि immunity होता क्या है. बच्चों, immunity वो होती है जो एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करती है हमारी बॉडी के अंदर. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये बॉडी कोई बिल्डिंग है तो इम्यूनिटी इसका सेफ गार्ड है. ठीक है, हर एक बिल्डिंग में एक वॉचमैन होता है. सेफ गार्ड के लिए काफी सारे सेंसर्स होते हैं. Just like that, our body is a building and it consists of many safeguards. Okay? So, particularly there are two types of immune system. अगर हम immunity की बात करते हैं तो basically it is a defense mechanism. What it is? It is a defense mechanism. And basically this defense mechanism works on two bases. The first is your non-specific and the second one is your specific. Non-specific and specific defense system. Basically, non-specific और specific का मतलब क्या है? एक छोटी सी स्टोरी से समझते हैं. रामायण लॉकडाउन के टाइम पे सबने देखी होगी, राइट? तो रामायण में क्या होता है? राम जी केवल रावण से लड़ने जाते हैं. राइट, जितने भी छोटे छोटे सैनिक हैं उनसे लड़ने के लिए कौन है? बाकी सारे छोटे छोटे सैनिक हैं जो वानर सेना जो राम जी ने इकट्ठी की थी. राइट, तो उनसे लड़ेंगे कौन? वानर सेना. बट रावण से लड़ने के लिए राम जी जाएंगे. तो स्पेसिफिक मतलब क्या है? स्पेसिफिक यहाँ पर कौन है? राम जी. और किससे लड़ने जा रहे हैं? एक दूसरे स्पेसिफिक राजा, दैट इज रावण. समझ में आया? नॉन स्पेसिफिक का मतलब यह है कि जो छोटे वानर सेना है वो छोटे सैनिकों से भी लड़ेगी, साथ में उनसे ऊपर कैटेगरी में जो सैनिक आते हैं उनसे भी लड़ेगी. दैट इज योर नॉन स्पेसिफिक. बेसिकली नॉन स्पेसिफिक वन doesn't form any antibodies. What does this means? नॉन स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम में एंटीबॉडीज नहीं बनती. क्यों नहीं बनती? बिकॉज आवर बॉडी, जैसे कि अभी हमें कोल्ड हो जाए, कफ हो जाए, वो इजीली थोड़े टाइम बाद अपने आप ही ठीक हो जाता है अगर हम मेडिसिन ना लें तो भी. वो भी एक वायरल ही है, लेकिन वो नॉन स्पेसिफिक वायरस है, इसीलिए उसके लिए हमारा नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है. इज दैट क्लियर? अब नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो इट इज जनरलाइज्ड बॉडी रिस्पॉन्स फॉर एवरीवन. ठीक है, एक जनरलाइज्ड बॉडी रिस्पॉन्स है. ओके, अब इसके अंदर अगेन दो पार्ट्स आते हैं. एक्सटर्नल एंड इंटरनल. एक्सटर्नल एंड योर इंटरनल. एक्सटर्नल मीन्स जैसे कि हमारी स्किन, ये एक बैरियर है किसी भी बैक्टीरिया या वायरस के लिए. इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी. ठीक है, जैसे किसी भी बिल्डिंग में एंटर करोगे तो वॉचमैन सबसे पहले आपसे आपका नाम, किस काम के लिए आप जा रहे हो और किससे मिलने जा रहे हो, ये तीनों चीजें पूछता है. राइट, वैसे ही हमारा एक्सटर्नल बॉडी मैकेनिज्म होता है. ये फर्स्ट लेयर फॉर्म करता है डिफेंस मैकेनिज्म की. कौन सी लेयर फॉर्म करता है? फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म. Now, as it forms the first layer of defense mechanism, इसके अंदर क्या होगा? दो तरीके के बैरियर्स प्रेजेंट होंगे, एक फिजिकल, दूसरा केमिकल. फिजिकल का मतलब हमारी स्किन, म्यूकस और हमारी ईयर में प्रेजेंट ईयर वैक्स, ये सब क्या है? एक्सटर्नल है और
कैसे हैं? फिजिकल बैरियर्स हैं, ठीक है, वी कैन सी दोज बैरियर्स। फिर बात आती है केमिकल बैरियर्स की। केमिकल बैरियर्स लाइक योर HCl, बाइल जूस, सेबेशियस ग्लैंड, स्वेट, ये सब कुछ आपका किस में आता है? केमिकल्स में आता है। इज दैट क्लियर? तो एक्सटर्नल फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म शो करती है और इसके अंदर दो तरीके के बैरियर्स पाए जाते हैं, दैट इज योर फिजिकल बैरियर एंड योर केमिकल बैरियर। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरनल की। अगर कोई भी चोर इस बिल्डिंग के अंदर घुसने की कोशिश करता है, इट मींस कोई भी वायरस अगर हमारी बॉडी के अंदर घुसने की कोशिश करता है, तो उसे सबसे पहले एक्सटर्नल बैरियर यानी कि स्किन को पेनिट्रेट करना पड़ेगा। इफ इन केस इट इज हेल्पफुल इन पेनिट्रेटिंग योर स्किन, देन वो ब्लड में एंटर करता है और ब्लड में क्या होगा? ब्लड में हमारा इंटरनल मैकेनिज्म काम करना शुरू करता है। तो इट फॉर्म्स द सेकेंड लेयर ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है, इट फॉर्म्स द सेकेंड लेयर ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। जैसे ही ब्लड में एंटर होगा वैसे ही ये काम करना शुरू कर देगा, जैसे कि महाभारत में हुआ था। क्या हुआ? महाभारत में चक्रव्यूह बनाया गया था अभिमन्यु को ट्रैप करने के लिए। सबसे पहली चीज तो ये कि वो ट्रैप बनाया गया था किसी स्पेसिफिक राजा को ट्रैप करने के लिए, राइट? कोई छोटे मोटे सैनिकों को ट्रैप करने के लिए तो वो बनाया नहीं गया। तो जब उसको एक बड़े राजा को ट्रैप करने के लिए बनाया गया तो चक्रव्यूह में क्या था? इस तरीके के लेयर्स थे, एक के अंदर एक के अंदर एक, और फिर आपको सेंटर में पहुंचना था जहां पर आपको मेन राजा मिलेगा जो कि था दुर्योधन, ठीक है। अब अभिमन्यु ने पहला अगर बैरियर तोड़ दिया, पहला लेयर तोड़ दिया, तो किससे टकराएंगे आगे? अब सेकेंड लेयर से। दैट इज व्हाट हैपनिंग हियर। जैसे ही एक्सटर्नल लेयर यानी कि हमारी स्किन को पेनिट्रेट करता है कोई वायरस, तो वो कहाँ जाता है? हमारी सेकेंड लेयर ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, दैट इज इनटू द ब्लड। अब इफ इन केस इसने इस ब्लड को भी पेनिट्रेट कर कर और ज्यादा अंदर जाने की कोशिश की, तब हमारा स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म काम करना शुरू करता है। क्या काम करना शुरू करता है? स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। और हियर आई मार्क माय वर्ड्स कि स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म को ही इम्यून सिस्टम बोलते हैं। नॉन स्पेसिफिक सिर्फ एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि हर एक जनरलाइज्ड वायरस के लिए काम करता है, बट स्पेसिफिक वन इज योर इम्यून सिस्टम। इसी को हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम। इज दैट क्लियर? और ये स्पेसिफिक वायरसेस के लिए ही काम करता है, ठीक है। जैसे कि राम जी हैं, छोटे मोटी सेनाओं से नहीं लड़ेंगे, सीधा किससे लड़ेंगे? रावण से लड़ेंगे। दैट इज व्हाट अ स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम इज, ठीक है। तो ये सब चीजें, और यही बनाता है हमारी थर्ड लेयर ऑफ मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म। इज दैट क्लियर? यही बनाता है हमारी थर्ड लेयर ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। अब यहाँ पर क्या है? इसमें एंटीबॉडीज बनेंगी, क्योंकि जब तक बात छोटे स्तर पर थी, चीजें नॉन स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम एक्सटर्नल लेयर और इंटरनल लेयर में संभाल ली, बट जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई और किसी स्पेसिफिक पर्सन की या किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम की जरूरत हमें पड़ी, तब वहां पर कौन आया? स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम आया, और उसने थर्ड लेयर ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म यही बनाता है। इज दैट क्लियर? अब ये तो बात हो गई डिफेंस मैकेनिज्म की, उसके अंदर क्या होता है, कैसे होता है। अब हम देखते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है? कैन एनीवन डिफाइन इम्यूनिटी? हमारी हालत इस पैंडेमिक के टाइम में उस इंसान की तरह हो रखी है जो हवन में तो बैठता है लेकिन पंडित जी के बोले हुए एक भी मंत्र उसको समझ में नहीं आते, है ना। हमें इम्यूनिटी पता है कि कोविड से बचने के लिए इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करना है, बट क्या हमें इम्यूनिटी का मतलब पता है? क्या हमें मैकेनिज्म पता है इम्यून सिस्टम का? नहीं पता है। तो आज हम यहाँ पर वो चीजें क्लियर करेंगे ताकि अगली बार जब हम हवन में बैठे, यानी कि कोविड रूपी हवन में बैठे, तो हमें इम्यून और इम्यूनिटी सिस्टम का वर्क पता हो। चलिए इम्यूनिटी को देखते हैं। तो इम्यूनिटी इज दैट एबिलिटी ऑफ द बॉडी। वो क्या है? एक ऐसी एबिलिटी है बॉडी की जो कि क्या करता है? रिकॉग्नाइज, न्यूट्रलाइज एंड डिस्ट्रॉय the disease causing pathogen or the disease causing virus। समझ में आया? इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी इज बेसिकली the ability of our body to
रिकॉग्नाइज का मतलब बहुत सारे आजकल डॉक्टर्स ये चीज बोल रहे हैं कि अगर एक बार आपको कोविड हो चुका है और दूसरी बार अगर आपको कोविड होता है तो आपकी बॉडी इतने सेंसिटिव होती है, उसको उस कोविड वायरस के बारे में इतना कुछ ऑलरेडी नोन होता है कि वो उसके एंटीबॉडीज खुद ही बनाना स्टार्ट कर देती है। इसीलिए अगर आप पहली बार के कोविड से बच गए तो आप सेकेंड टाइम के कोविड को इजीली ले सकते हैं। बट आई एम नॉट सेइंग डोंट यूज मास्क एंड डोंट टेक प्रिकॉशंस, दे आर नेसेसरी। यहाँ पर बात करें रिकॉग्नाइजेशन की, अगर एक बार कोविड हो चुका है दोबारा कोविड होगा तो हमारी बॉडी उसे रिकॉग्नाइज कर देगी, राइट। रिकॉग्नाइज कर लिया तो क्या होगा, एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देगी और हमारी बॉडी को न्यूट्रलाइज कर देगी, यानी कि जो भी फॉरेन सब्सटेंस या वायरस हमारी बॉडी में एंटर हुआ है उससे हमारी बॉडी को न्यूट्रलाइज कर देगी एंड एट द एंड वो डिस्ट्रॉय कर देगी उस वायरस को जो कि हमारी बॉडी में डिजीज कॉज कर रहा है। इज दैट क्लियर? Is that clear? तो immunity की definition क्या है? Basically, immunity is the ability of the body to recognize, neutralize and destroy the disease-causing pathogen. और सबसे पहले immunity को किसने बताया था? बर्नेट ने। बर्नेट was a scientist जिन्होंने सबसे पहले immunity term को coin किया था। ये कुछ facts हैं जो आपको पता होने चाहिए because you are a biology student और बायोलॉजी स्टूडेंट तो क्यूरियस होता है हमेशा हमारी बॉडी के बारे में जानने के लिए, एक कैसे हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके के मैकेनिज्म वर्क कर रहे हैं उसको जानने के लिए। तो ये क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं इम्यूनोलॉजी की। तो इम्यूनोलॉजी क्या होता है? इम्यून सिस्टम की स्टडी को ही हम इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। मतलब कैसे हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम किसी भी फॉरेन सब्सटेंस के लिए रिएक्ट करता है, उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? इम्यूनोलॉजी। और सबसे पहले एंटीबॉडीज टर्म किसने कॉइन किया था? कैन एनीवन आंसर? एमिल हेमिंग ने किया था सबसे पहले एंटीबॉडी वर्ड को डिस्कवर। इन्हीं को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी बोलते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम समझते हैं कि इम्यूनिटी का मैकेनिज्म क्या है। अभी तो हमने देखा कि इम्यूनिटी क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो कि दो तरीके का होता है, नॉन स्पेसिफिक एंड दी स्पेसिफिक वन। स्पेसिफिक वन को ही बेसिकली हमारा इम्यून सिस्टम बोलते हैं और इम्यून सिस्टम इसमें 3 लेयर्स बनते हैं। पहला लेयर एक्सटर्नल लेयर होता है जिसमें 2 बैरियर्स होते हैं, द फिजिकल वन एंड द केमिकल बैरियर। उसके बाद आता है इंटरनल लेयर, जहाँ की जो हमारे अभिमन्यु थे वो एक लेयर को क्रॉस करके सेकेंड लेयर में जा चुके हैं। सेकेंड लेयर में जाते ही उन्हें सेकेंड डिफेंस मैकेनिज्म से लड़ना पड़ता है, उसे ब्रेक करना पड़ता है, उसे पेनिट्रेट करना पड़ता है और फिर वो जाते हैं हमारे स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम यानी कि थर्ड लेयर ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम समझते हैं इम्यूनिटी वर्क कैसे करती है। क्या होता है, अगर हमारी स्किन पर आकर कोई मच्छर बैठ जाए, कोई मॉस्किटो आ जाए, स्किन पे बैठ जाए, हमें तब तक पता नहीं चलता जब तक वहां पर एक छोटा सा लम्प या फिर इचिंग ना होने लगे। समझ में आ रहा है ना? हमको लगता है कि हमको तुरंत पता चल गया मच्छर बैठा, बट नहीं, अंटिल वो हमारी हेयरी स्किन और स्किन को पेनिट्रेट ना कर दे तब तक हमें पता नहीं चलता कि मॉस्किटो हमें कहीं पर भी बाइट कर रहा है। इज दैट क्लियर? एक्चुअली जो लम्प होता है ना, जो हमको एक रेड कलर का लम्प दिखाई देता है हमारी स्किन पे जहां पे भी मॉस्किटो ने काटा होता है, वो एक्चुअली हमको ये बताता है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है किसी भी वायरस के। इज दैट क्लियर? अब हमें पता है मलेरिया की लाइफ साइकिल हमने पढ़ी थी, अगर नहीं भी पढ़ी होगी तो एक मैं वीडियोस के लिए पर्टिकुलरली बना दूंगी कि मलेरिया कैसे हमारी बॉडी में आता है, उसका पैथोजन जो है वो कैसे हमारी बॉडी में आता है। हम सबको एक छोटी सी बात पता है कि जो फीमेल मॉस्किटो होती है वो स्पोरोजोइट्स के फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर मलेरिया के पैथोजन को इंजेक्ट करती है, जो कि फर्दर हमारी बॉडी में जाकर ग्रो करता है और हमें इन्फेक्ट करता है। पता है ना ये चीज? तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो लम्प बनता है ना, वो ये बता रहा है कि हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव है किसी भी वायरस के लिए, मे बी मलेरिया और टाइफाइड, वो हमारा इम्यून सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। अब होता क्या है, मान लो ये हमारा बॉडी है जो एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है जहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट ऑफिसेस बने हुए हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी सिटीज में होता है, ठीक है। अब इस बिल्डिंग में आपको क्या दिख रहा है? बहुत सारे नर्व्स दिख रहे हैं, बहुत सारे नर्व्स दिख रहे हैं, हार्ट दिख रहा है, ठीक है। ये जो नर्व्स ऑफ सेल हैं, ये क्या करते हैं, जो सेल्स हैं
वही हमारा इम्यून सिस्टम को प्रॉपर्ली बनाते हैं, क्योंकि भाई ये सेल्स ही तो काम करेंगे इम्यून सिस्टम को बचाने के लिए, ये सेल्स ही तो काम करेंगे ना। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ल्यूकोसाइट्स। क्यों होते हैं इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये जो है ना ल्यूकोसाइट्स, ये इस पूरी की पूरी बिल्डिंग का वॉचमैन है। क्या है? वॉचमैन है। जैसे ही मॉस्किटो ने हमें काटा, और हम बात करते हैं कि मलेरिया का पैरासाइट यानी कि स्पोरोजोइट हमारी बॉडी में एंटर कर गया, उसी टाइम ल्यूकोसाइट्स क्या करेंगे? ल्यूकोसाइट्स क्या है ये तो पता है ना। ल्यूकोसाइट्स को हम व्हाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, WBCs भी बोलते हैं, जो कि हमारे ब्लड में हमेशा रहते हैं। कितने होते हैं बच्चा? 4000 to 11,000 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, ठीक है, समझ में आया? कितने होते हैं? 4000 से लेकर 11,000 माइक्रोलीटर ब्लड में होते हैं। मतलब एक माइक्रोलीटर ब्लड में कितने होंगे? 4000 से 11,000 WBC, यानी कि ल्यूकोसाइट्स होंगे। अब जैसे ही स्पोरोजोइट हमारी बॉडी में एंटर हुआ, हमारी बॉडी के ल्यूकोसाइट्स को सिग्नल मिला, इस बिल्डिंग में अगर चोर घुसा तो सबसे पहले किसको पता चलेगा? जो मेन वॉचमैन है उसको। हर एक बिल्डिंग का जो वॉचमैन है उस तक तो बात बाद में पहुंचेगी, क्योंकि मेन एंट्रेंस में जब घुसेगा तो वो सबसे पहले पता चलेगा मेन वॉचमैन को, ठीक है। जैसे ही मेन वॉचमैन को पता चला, उसने अलर्ट किया सारे के सारे वॉचमैन्स को, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स एक टाइप के सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं पूरी बॉडी में कि हमारी बॉडी में कोई इन्वेडर आ गया है। इन्वेडर मीन्स कोई फॉरेन एलिमेंट या कोई फॉरेन वायरस एंटर किया है, ठीक है। अब ल्यूकोसाइट्स में दो तरीके के सेल्स होते हैं। कैन आई रब दिस? ओके, ल्यूकोसाइट्स में दो तरीके के सेल्स होते हैं। पहला आपका होता है बी सेल्स और दूसरे होते हैं टी सेल्स, ठीक है। इन्हें हम लोग फैगोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। बी सेल्स को हम लोग क्या भी बोलते हैं? फैगोसाइट्स भी बोलते हैं, और टी सेल्स को हम लोग लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं। टी सेल्स को हम लोग लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ? ल्यूकोसाइट मेन वॉचमैन है, बी सेल्स और टी सेल्स अंदर रहने वाले वॉचमैन हैं। ये डिवाइड हुए दो पार्ट्स में। सबसे पहले क्या करेंगे भाई? अगर मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है और कोई चोर घुसा है तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि सारे वॉचमैन इकट्ठे होकर एक पर्टिकुलर जगह पर ढूंढने लग जाए, वो फैल जाएंगे। एक ग्रुप ऑफ वॉचमैन क्या करेगा? टॉर्च लेकर ढूंढेगा उस इन्वेडर को, उस थीफ को जो हमारी बिल्डिंग में घुस आया है। इज दैट क्लियर? तो बी सेल्स का काम क्या होता है? ये पूरी बॉडी में फैल जाते हैं और पूरी बॉडी में फैलने के बाद इन्वेडर की सर्च में निकल जाते हैं, और जहां पर भी हर एक सेल, हर एक टिश्यू और हर एक ऑर्गन को सर्च करते हैं, ठीक है। हर जगह उस टाइम पूरी बॉडी में हमारे में क्या होंगे? बी सेल्स काम कर रहे होंगे, यानी कि फैगोसाइट्स काम कर रहे होंगे। और जैसे ही इन्हें कोई फॉरेन एलिमेंट या कोई फॉरेन वायरस मिलता है, ये उसको तुरंत कैप्चर कर लेते हैं। भाई वॉचमैन क्या करेगा? कैप्चर कर लेगा इसको। थीफ मिला, उसे पकड़ लिया, उन्होंने उसको पकड़ लिया और कंज्यूम कर लिया, यानी कि वो उसे खा गए। जैसे ही बी लिम्फोसाइट्स ने यानी कि फैगोसाइट्स ने हमारे वायरस को किल किया, वैसे ही वो सिग्नल्स भेजते हैं किसके पास? टी सेल्स के पास, जो इनका दूसरा ग्रुप तैयार है किसी और फंक्शन के लिए। उसको उन्होंने क्या किया? सिग्नल्स भेजे, और सिग्नल्स भेजकर क्या बताया? भाई वायरस को तो मैं खा चुका, अब तुम बाकी का काम संभालो। मान लो जो चोर अंदर घुसा, उसने खुद को बचाने के लिए बिल्डिंग के किसी एक पर्टिकुलर पोर्शन में आग लगा दी, ठीक है। बिल्डिंग के इस किसी पर्टिकुलर पोर्शन में आग लगा दी उस थीफ ने, तो क्या जो दूसरा ग्रुप है वो उसका सबसे पहला काम क्या होगा? इस आग को बुझाना, राइट? नहीं तो ये आग पूरी बिल्डिंग में फैल जाएगी। जब ये वाले वॉचमैन यानी कि बी सेल्स इन्वेडर सेल्स को खा चुके हैं, तो
अब टी सेल्स क्या करेंगे, जो भी डैमेज पोर्शन है बिल्डिंग का उसको रिपेयर के काम में जुट जाएंगे, यानी कि अगर यहाँ आग लगी है तो इस आग को बुझाने के काम में जुट जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो टी सेल्स क्या करते हैं, जैसे ही उन्हें सिग्नल मिलता है कि बी सेल्स ने वायरस को खा लिया है, वैसे ही टी सेल्स अपने काम पे लग जाते हैं और पूरी बॉडी में सर्च करते हैं कि कौन सा सेल इन्फेक्ट हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अगर मच्छर ने काटा है तो ये सेल्स इन्फेक्ट हुए होंगे और इन सेल्स को कौन किल करेगा, टी सेल्स किल करेंगे। टी सेल्स आएंगे और हमारे यहाँ के सेल्स को किल कर देंगे ताकि वो फर्दर और सेल्स को डैमेज ना कर सके। जैसे ही टी सेल्स ने इनको किल किया, वैसे ही टी सेल्स ब्रेन के पास एक सिग्नल भेजते हैं कि आप एंटीबॉडीज बनाना बंद कर दो, काम हो चुका है। ठीक है, क्योंकि भाई वॉचमैन ने पुलिस को भी तो कॉल किया होगा, तो पुलिस को फोन करके बताएंगे ना कि हमने चोर को पकड़ लिया है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, या ओनर को फोन करके बताएंगे कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। लाइकवाइज टी सेल्स क्या करेंगे, फोन कर यानी कि सिग्नल्स भेजकर ब्रेन को ये बताएंगे कि आप एंटीबॉडीज बनाना बंद कर दो, हमारी बॉडी अब सेफ है। ठीक है, जैसे ही टी सेल्स सिग्नल्स भेजते हैं एंटीबॉडीज बनना बंद हो जाती हैं और हमारी पूरी की पूरी बॉडी प्रोटेक्ट हो जाती है उस इन्वेडर से या उस वायरस से जो हमारी बॉडी में एंटर हुआ था। समझ में आया? इज दैट क्लियर कि इम्यूनिटी का मैकेनिज्म क्या होता है? हम एक बार फिर से देखते हैं कि हमने देखा इम्यूनिटी क्या होती है, कैसे वर्क करती है। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा कि इम्यूनोलॉजी क्या है। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा इम्यूनिटी के मैकेनिज्म में बी सेल्स और टी सेल्स का क्या काम होता है। अब बहुतों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि जब भी हम किसी बीमारी से जूझ रहे होते हैं तो उसकी मेडिसिन खाने के बाद भी हमको बीच बीच में फीवर्स क्यों आते हैं या वो लम्स क्यों आते हैं? तो फीवर का ना बहुत सीधा संबंध है वायरस से, क्योंकि वायरस जो होते हैं वो टेम्परेचर रेजिस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? टेम्परेचर रेजिस्टेंट होते हैं। जैसे ही हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है वायरस मरने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो फीवर या वो लम्प, दीज आर दी साइंस टू शो दैट आवर इम्यून सिस्टम इज वर्किंग प्रॉपर्ली। ठीक है, समझ में आया? तो इसीलिए जिस टाइम ये सारा मैकेनिज्म चल रहा होता है ना टी सेल्स बी सेल्स का, उस टाइम में ये फीवर, वो लम्प्स या फिर हेडेक, ये सारे सिम्टम्स होते हैं टू शो दैट कि हमारा इम्यून सिस्टम वर्क कर रहा है। जैसे कि हम कोविड वैक्सीन लेते हैं तो 2 दिन तक हमको फीवर आता है, हेडेक होता है, बिकॉज इट इज द साइन कि वो वैक्सीन जो है प्रॉपर्ली वर्क कर रही है हमारी बॉडी। तो आई होप कि अब मेरे सारे बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा इम्यूनिटी क्या है, कैसे वर्क करती है, क्या क्या प्रोसेसेस उसमें होते हैं और क्या क्या चीजों का इन्वॉल्वमेंट उसमें होता है। इज दैट क्लियर? मैंने बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल हमारी बॉडी को एक बिल्डिंग कंसिस्ट करके बताया है, तो ये आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा इम्यूनिटी कैसे वर्क करती है। तो आगे से जब भी इस पैंडेमिक के टाइम में आप इम्यूनिटी की बात करेंगे या इम्यून सिस्टम की बात करेंगे तो आप उस इंसान की तरह नहीं होंगे जिसे पंडित जी के मंत्र समझ नहीं आ रहे। आप उस इंसान की तरह होंगे जो पंडित जी से जाकर उन मंत्र का मतलब पूछेगा। So is that clear? So this is all about immune system and immunity. अगर आपको मेरे साथ पढ़ना अच्छा लगता है, if you like studying with me, then go and take subscription to our app that is Clara Classes, which is available on Play Store. You can also follow us on Instagram or on YouTube. If you like studying with me, then go and subscribe those channels. Till then, stay safe and stay tuned.